तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, अगर हम दोनों को अलग अलग देखें या सिमिलर बात करें? मैम बेसिक्स तो सेम है, ग्रह की जो गणना है वो सेम है, ग्रहों की जो क्वालिटीज़ है वो सेम है, राशियों की क्वालिटीज़ है वो सेम है। लेकिन हमारा जो ज्योतिष है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। उसमें हम जो प्रिडिक्शन करते हैं लोग अपना नाम चेंज कर रहे हैं, अपनी किस्मत बदल रहे हैं, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? हाँ ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोई मैजिकल फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपकी अच्छी दशा नहीं शुरू होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज़, जहां हम वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी ऑकल्ट साइंस की डेप्थ के बारे में जानते हैं, उनकी बिल्कुल बेसिक्स के बारे में समझते हैं और वो कितना ड्रास्टिक चेंज हमारी लाइफ में लेके आते हैं उनके बारे में जानते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है और कॉमन भी है, बिकॉज हम लोग आजकल उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं। वो है न्यूमरोलॉजी। आपका नंबर आपकी लाइफ को डिसाइड करता है, आपके करियर क्या होगा, रिलेशनशिप कैसा होगा और बहुत कुछ। तो क्या ये सही है या नहीं? आपके मन में भी बहुत सारे मिथ होंगे कि कितना सही है कितना गलत है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी को, लेकिन तरीका अलग होगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप्स की न्यूमरोलॉजी होती है। आज हम समझेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्या होती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी बाकी न्यूमरोलॉजी से कैसी अलग है और इसकी जो प्रेडिक्शंस है वो कितना हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करती भी हैं या नहीं। तो चलिए बात करते हैं देवांश एस्ट्रो के राहुल मोहन जी से। तो चलिए शुरू की जाए। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। बढ़िया मैम। तो सर, आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों के मन में इतने भ्रम हैं उसको तोड़ने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो नहीं जानते आप प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देखें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है आखिर? नमस्कार मैम। मैम न्यूमरोलॉजी बेसिकली बहुत पुरानी विद्या है। अच्छा। हाँ जी। और ये एक तरीके से बहुत सटीक प्रिडिक्शन करती है। हम इसमें एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और नाम लेते हैं, उसके अंकों की गणना करके हम प्रिडिक्शन करते हैं और उस प्रिडिक्शन के आधार पे हम उसकी पूरी लाइफ स्पैन निकाल देते हैं कि उसके मूलांक का क्या मतलब है, उसको मूलांक के सपोर्टिंग नंबर्स क्या हैं, उसके भाग्यांक के सपोर्टिंग नंबर्स क्या हैं, उसके ग्रिड में जो नंबर्स डल रहे हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को, नेचर को कैसे डिफ़ाइन करता है कि उसका नेचर कैसा है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं नहीं होते जी। उसको क्या अच्छा है लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, उसके करियर में क्या डिसीजन मेकिंग्स होंगे, वो क्या करेगा, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, उसकी मैरिज कैसी रहेगी। हम ये सारी प्रेडिक्शंस न्यूमरोलॉजी से कर लेते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी से कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैम हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को 1 to 9 को ग्रहों से जोड़ रखा है। अच्छा, जैसे एक सूर्य है, दूसरा मून है, तीसरा गुरु है, चौथा राहु है, ऐसे करते करते सीक्वेंस में दे रखा है। तो जब हमने सारे नंबर्स को सीक्वेंस में ग्रहों से जोड़ रखा है तो हम उसकी गणना उसके हिसाब से करते हैं। बाकी हम ग्रिड में जब नंबर्स को ज्योतिष की जो अंक कुंडली में डालते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं। अच्छा, तो बाकी न्यूमरोलॉजी से वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे अलग है? मैम बाकी न्यूमरोलॉजीज़ की ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक होती है पाइथागोरस। तो पहले इसको और डेप्थ में जानने से पहले हम ये सुनते हैं कि कितने प्रकार की होती है न्यूमरोलॉजी। जो मेन फेमस है वो 5 तरीके की हैं। 5 तरीके हाँ की? जी। कौन एक कौन से? पाइथागोरस है, फिर एक शैंडलियन है, फिर एक कबाला है, फिर एक लोशो ग्रिड है और एक फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी आती है। इन पांचों में अलग अलग डिफरेंसेस है, प्रेडिक्शन में भी और इसकी आउटकम में भी। अच्छा, तो अब बात करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की कि ये कैसे काम करती मैम है। वैदिक न्यूमरोलॉजी का तो पूरा सिस्टम ही अलग है, बिकॉज वैदिक न्यूमरोलॉजी शुरू से लेकर एंड तक प्रिडिक्शन करती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को सबसे लास्ट में लेता हूँ, हम पहले किसी और को ले लेते हैं। पाइथागोरस को ले लेते हैं पहले। ठीक है। तो पाइथागोरस बेसिकली क्या है कि एक इजी फॉर्म है, 1 to 9 नंबर्स को कंसिडर करते हैं और 1 to Z के अल्फ़ाबेट्स को सीक्वेंस में लेते हैं। 1 to Z, से A to मतलब Z। 1 2 3 4 5 6 को ABCD से ले लेते हैं। मतलब उसमें कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट उसके अंदर होता नहीं है। ओके। वो एक बेसिक उसको समझ लेता है, नेचर को समझ लेता है, बेसिक पर्सनालिटी को समझ लेता है बस। वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा पॉपुलर है लेकिन हमारे इंडियन मिथ के हिसाब से हमारा चलता नहीं है। ओके। फिर शैंडलियन न्यूमरोलॉजी आती है जो बेसिकली साउंड और वाइब्रेशन पे चलती है और इसका यूज़, जो इसका टेबल का यूज़ हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में करते हैं फॉर नेम चेंज। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक साउंड के लिए होता है,
एक एनर्जी के लिए होता है, एक सपोर्टिंग नंबर के लिए, कंपाउंड नंबर्स के लिए होता है, और इसका चार्ट को हम खाली यूज़ करते हैं वैदिक उसमें न्यूमरोलॉजी के अंदर, कि मतलब उसका जो हम नेम चेंज करते हैं उसका चार्ट को यूज़ करते हैं। ओके। फिर थर्ड आता है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड के अंदर अपनी खुद की कमियां, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी है तो उसकी पूरी गणना अलग तरीके से होती है। उसमें मेन फोकस रहता है कि आपका कुआ नंबर कहाँ से निकलता है, मिसिंग नंबर्स कौन से निकलते हैं, और उसका कनेक्शन बेसिकली उससे होता है, फेंग शुई से होता है। Okay. हमारे पहले इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग था ये, 20 साल पहले, 15 साल पहले हर आदमी पहले अगर न्यूमरोलॉजी सीखता था तो पहले इसी को सीखता था। लेकिन अभी थोड़ा फेज आउट हो रहा है जब से वैदिक न्यूमरोलॉजी ने पॉपुलर होना शुरू हुआ है या ट्रेंडिंग होना शुरू हुआ है, या लोगों को पता चला कि वैदिक न्यूमरोलॉजी एक्यूरेट प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी है। ओके, हमारे इंडिया में भी है जिसको हम कह सकते हैं हमारी एंशियंट माइथ से लेके हाँ आए जी। हैं हम इसको। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में सबसे अलग क्या है, एक तो ये हमारी इंडियन संस्कृति से मिलती है। बिल्कुल सही। उसके बाद क्या, हमने 1 से 9 नंबर्स को अपने घरों का स्थान दे रखा है। तो जैसे हम कहते हैं पहला नंबर सूर्य का है तो आपके फादर हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। मदर जो होती हैं, सेकंड नंबर हमने मून से कनेक्ट कर रखा है, तो हमने हर नंबर को ग्रह दे रखा है। तो वो बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए रिलेट करना, क्योंकि हम एज इंडियंस ग्रहों को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम सूर्य को मानते हैं, मंगल को मानते हैं, शनि को मानते हैं, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद भी क्या होता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम प्रिडिक्शन एंड तक कर पाते हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या है, हम दशा निकालते हैं कि आपकी इस उम्र में कौन सी दशा चल रही है, फिर उसके अंदर कौन सी अंतर दशा चल रही है, सब पीरियड। अच्छा। फिर उसके अंदर हम मंथ्स में आते हैं, प्रत्यंतर में आते हैं, फिर हम डेली भी आ सकते हैं। फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रश्न कुंडली भी होती है, अगर आपको कुछ पूछना है, स्पेसिफिक कोई आपका क्वेश्चन है उसके बारे में भी होती है, तो बहुत डेप्थ है। मतलब आप ये मान के चलिए, अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी ये आपके 80 to 90% क्वेश्चंस को आंसर दे सकती है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, अगर हम दोनों को अलग अलग देखें या सिमिलर बात करें? मैम बेसिक्स तो सेम है, ग्रह की जो गणना है वो सेम है, ग्रहों की जो क्वालिटीज़ है वो सेम है, राशियों की क्वालिटीज़ है वो सेम है। लेकिन हमारा जो ज्योतिष है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। उसमें हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो भाव से करते हैं, और उसके बाद हम नक्षत्र लेते हैं और सब लॉट्स लेते हैं। और जो वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है इसका सारा ग्रहों से भी प्रिडिक्शन होगी और योगों से प्रिडिक्शन होगी, उसके कॉम्बिनेशन से प्रिडिक्शन होगी। तो अगर हम कहें कि एस्ट्रोलॉजी, अगर हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करें कि वहाँ पे जो प्रेडिक्शंस होती हैं या वैदिक न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस जो होती हैं, कितने % चांसेस है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी की जो प्रेडिक्शंस हैं वो मैच भी होती हैं? मैम मैच तो दोनों को कंबाइन करने के बाद होती है। अच्छा, अगर हम होती प्रिडिक्शन है। दोनों को करेंगे तो होती है, लेकिन अगेन ज्योतिष है वो तो रचनात्मक ज्योतिष तो वही है, मतलब मेन तो वही है, ऑकल्ट साइंस का तो मेन ज्योतिष ही है। जी, उसके बाद सारे उसमें से निकले हुए साइंस, चाहे वास्तु हो, चाहे पामिस्ट्री हो, एग्जैक्टली। चाहे न्यूमरोलॉजी हो। तो न्यूमरोलॉजी की एक सेटबैक ये है कि हम खाली डेट पे ही प्रिडिक्शन करते हैं, और एक डेट पे बहुत से बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम खाली न्यूमरोलॉजी की ही बात करें तो उसमें सबसे सटीक प्रिडिक्शन अगर किसी में होती है तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में ही होती है खाली। तो अगर कोई सीखना चाहता है हमारे ऑडियंस में से, तो उसको कौन सी न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए? मैम हम तो यही कहेंगे, वैदिक सीखिए। जब आपके अंदर क्यूरोसिटी है तो इसका मतलब आप धार्मिक हैं, आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, आप काफ़ी दिनों से इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी ही हमारे ग्रहों से कनेक्शन करती है, और ग्रहों को हमने फिर भगवान से जोड़ा हुआ है, जी, तो फिर आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। और इसको अगर हम, इस पार्ट को अगर हम हटा भी दें, उसके बाद भी एक्यूरेट जो प्रिडिक्शन होती है वो वैसे भी इसी से ही होगी, वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही होगी। ओके। एट द एंड आपको इसी में ही आना पड़ेगा, और आपको प्रॉपर कंप्लीट प्रिडिक्शन करनी है। कुछ लोगों को खाली छोटा सा ज्ञान चाहिए होता है कि मेरा मूलांक क्या है, मेरा भाग्यांक क्या है, मेरा लकी नंबर क्या है, मेरा कुआ नंबर क्या है। फिर तो आप कोई भी साइंस पढ़ सकते हैं, कोई भी वेबिनार अटेंड कर लीजिए, आपको थोड़ी बहुत तो ज्ञान मिल ही जाएगा। अगर आपको सीरियसली एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है या प्रोफेशनल तरीके से इसको चलाना है या न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, तो फिर तो आपको वैदिक ज्योतिष ही सीखना पड़ेगा। तो सर आजकल यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर हज़ारों लोग न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं, तो कैसे कोई डिफाइन करे कि कौन सही ज्ञान दे रहा है और कौन नहीं? मैम देखिए, अगर आप यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं या खाली नॉर्मल वीडियोस की बात कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट ज्ञान तो नहीं मिल सकता आपको, फ्री में कहीं से भी नहीं मिल सकता, अगर जब तक आप किसी गुरु को नहीं पकड़ते। ओके। अगर आपने किसी गुरु को पकड़ लिया है और आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो सिखाने वाले जो भी व्यक्तियों को अपने टर्म्स में, अपनी उसमें तो सही सिखा रहा होगा, लेकिन आपको चूज़ करना है कि आपने कौन सी न्यूमरोलॉजी सीखनी है, आपको कितना ज्ञान चाहिए न्यूमरोलॉजी से। सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी की कोई लिमिटेशन नहीं है। वो जितना डेप्थ में आपको एनालिसिस दे करके देगा किसी व्यक्ति के बारे में, उसके अंदर क्या चल रहा है, व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। वो झूठ भी बोल सकता है, बाहर से कुछ दिखावा भी कर सकता है, लेकिन जब उसकी डेट ऑफ बर्थ हमें पता चलेगी तो हम एग्जैक्टली जान जाएंगे कि उसका नेचर कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसी है। तो इससे सटीक प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है,
वैदिक न्यूमरोलॉजी से। बाकी आप सीखने के लिए कुछ भी सीख सकते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं, वो सिर्फ प्रिडिक्शन बताती है या हमें सिर्फ एक तरीका देती है कि हमें कैसे अपनी लाइफ को पास ऑन करना है या कैसे जीना है? मैम देखिए, शुरुआत तो प्रिडिक्शन से ही होगी कि पहले हम इस किसी भी इंसान की प्रिडिक्शन करेंगे, फिर हम उसको बताएंगे कि आपके जीवन में आने वाली आगे के टाइम में क्या क्या अच्छा पीरियड है और क्या क्या बुरा पीरियड है। आपको अगर कैसे वो पास ऑन करना पैस ऑन करना है, तो अगर उस व्यक्ति उस चीज़ को समझ जाए कि बुरे वक्त में उसको कैसे रहना है और अच्छे वक्त में कैसे चलना है, तो नेचुरली वो अपने आप को हैंडल कर पाएगा। मैम देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर ना बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत फीलिंग्स चल रही होती है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन जब हम उस नंबर्स को डालते हैं एक ग्रिड के अंदर और आप जब उस चीज़ को सीखते हैं या समझाते हैं, तो आदमी के अंदर बेसिकली अल्फाज आ जाते हैं। तो मेरे अंदर ये चल रहा था, तो जब वो इसको एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को, तो नेचुरली हर डिसीजंस जो हम समझाएंगे उसके हिसाब से ले पाएगा। तो उसको पता चलेगा कि मेरे को कब कौन सा डिसीजन लेना है, कब कौन सा डिसीजन नहीं लेना है। तो नेचुरली फिर हम उसको गाइड भी कर पाते हैं। तो फिर ये भविष्य बताती भी है और समझाती भी है। तो ऐसा कोई अगर आपने एक्सपीरियंस फेस मैम किया हो? बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने पहले पॉडकास्ट में भी आपसे शेयर किया था, एजुकेशन में हुआ था। बहुत से पेरेंट्स आते हैं जब उनके बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं 10th में कि हम साइंस दिलवा दें, मेडिकल दिलवा दें, लेकिन हमें दिखता है कि वो 1 साल का या 2 साल का पीरियड है, उसके बाद दोबारा बच्चे का रुझान दोबारा साइंस से हट जाएगा या मेडिकल से हट जाएगा। तो हम समझाते हैं उन चीज़ों में कि हमें तो दिख जाता है आगे का क्या हो रहा है। तो बहुत से एग्जांपल्स होते हैं मैम। अब कोई व्यक्ति हमसे सीखने आएगा तो खुद इस चीज़ को समझेगा, अपनी फैमिली को गाइड करेगा, अपने बच्चों को, अपनी खुद को गाइड करेगा, अपनी करियर में गाइड करेगा अपने आप को। तो अगर किसी को सीखना है तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मैम उसको शुरुआत तो सबसे पहले नंबर्स को समझने से चाहिए कि अच्छा। अगर वो नंबर्स को समझे, रटे नहीं, समझे, तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। और वो नंबर्स को लोगों से, चीज़ों से एसोसिएट करना शुरू करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे हमने पहले ही बताया था कि एक नंबर जैसे सूर्य हैं और फादर फिगर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, तो वो समझना शुरू कर देगा कि हाँ, जितने भी बड़े लोग हैं मेरे घर पे वो फादर फिगर जो है वो सूर्य हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पावर में होते हैं वो सूर्य हैं। जितनी भी मदर फिगर्स होती हैं, माता जैसी होती हैं, वो सब चंद्रमा होती हैं, कोमल होती हैं, केयरिंग होती हैं, इमोशनल होती हैं। जितने भी लोग यूनिफॉर्म्स में होते हैं, चाहे छोटे लेवल से हो चाहे बड़े लेवल से हो, एक गार्ड से लेकर आर्मी ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, जितने भी लोग यूनिफॉर्म में हैं वो सब मंगल हैं। तो वो जब नंबर्स को कनेक्ट करना शुरू कर देगा लोगों के साथ और चीज़ों के साथ, तो अपने आप ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। ओके। ये साइंस रटने का नहीं है, समझने का है। ओके। और लोग इस टाइम पीरियड पे क्या क्या गलतियाँ कर देते हैं? मैम सबसे बड़ी गलती उनसे ये होती है कि उनको वो गलत न्यूमरोलॉजी को पकड़ लेते हैं। अच्छा। कोई गलती से पाइथागोरस में चला जाता है, मेजरली लोग तो लोशोग्रिड में चले जाते हैं। हाँ, मतलब हमारे पास भी पहले जितने मैंने कोर्सेज करे हैं या वेबिनार करे हैं, उसमें भी ज़्यादातर लोग को बहुत क्यूरोसिटी और नॉलेज होती है लोशोग्रिड की, लेकिन वो उससे बाहर, उनको उनसे बाहर आना पड़ेगा और वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखनी पड़ेगी। बिकॉज अगेन, लोशोग्रिड हो, पाइथागोरस हो, कोई भी न्यूमरोलॉजी हो, उसमें डेट ऑफ बर्थ के बाद कुछ नहीं होता। उसमें किसी भी न्यूमरोलॉजी में ना अंतरदशा, महादशा, योग कुछ नहीं है। तो आप खाली एक पर्सनैलिटी बताने के बाद क्या करोगे उसका? हमें आगे लाइफ के इवेंट्स भी तो प्रेडिक्ट करने हैं। और ये जो न्यूमरोलॉजी है, इसमें कुछ प्रिडिक्शंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। जैसे करियर में होता है, ट्रैवल में होता है, वीज़ा में होता है, मैरिज में होता है, चाइल्ड बर्थ में होता है। तो कोई अगर आप एक्सपीरियंस हमें बताना चाहे प्लीज़। मैम बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे बहुत से लोग जिनका जन्म 60 के दशक में हुआ है, 70 दशक में, उनके टाइम जो होता है एक्यूरेट नहीं होता। अच्छा। टाइम ऑफ बर्थ जो होता है एक्यूरेट नहीं होता। तो हमें फिर न्यूमरोलॉजी से भी थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड बर्थ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको एक प्रिडिक्टिव ईयर दे देते हैं कि मतलब अगर आपकी 2 की दशा चल रही है तो आपके घर में चाइल्ड बर्थ हो सकता है, 3 की दशा चल रही है तो घर में चाइल्ड बर्थ हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो हम न्यूमरोलॉजी से प्रॉपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। शादी के लिए भी कर सकते हैं। अगर 6 की महादशा आ रही है या 1 साल के लिए अगर अंतरदशा में आ रहा है तो आपका रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी। ये वाला जो मेथड है महादशा अंतरदशा वाला, ये किसी और न्यूमरोलॉजी में है ही नहीं। तो सर न्यूमरोलॉजी में ना सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म है मूलांक और भाग्यांक। तो क्या मूलांक और भाग्यांक से ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन की जाती है? मैम ये तो एक लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल इतनी रील्स आ गई हैं और इतनी छोटी छोटी वीडियोस बननी शुरू हो गई हैं कि मूलांक जी। और भाग्यांक। लेकिन मेरे हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की भी बनती है जो ये वीडियोस बनाते हैं। उनको ये आगे भी गाइड करना चाहिए लोगों को कि मूलांक, भाग्यांक, नामांक से आगे भी न्यूमरोलॉजी है। वो अच्छा। अपनी विद्या को खुद ही सीमित कर रहे हैं।
मूलांक और भाग्यांक को। उनको ये समझाना चाहिए कि इसके आगे बढ़ें, अपने योग जाने, मिसिंग नंबर्स जाने, रिपीटेड नंबर्स जाने कि आपके ग्रिड में रिपीट भी कोई नंबर्स हो रहे हैं, आपकी अभी कौन सी ग्रह की दशा चल रही है। अच्छा। हाँ जी, कौन सी ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, इसके आगे भी बढ़े। मतलब मूलांक को भाग्यांक तक ही सीमित कर दिया न्यूमरोलॉजी को खाली। बिल्कुल सही। ये जो आपने कहा भी रिपीटेड नंबर्स हैं या मिसिंग नंबर है, इनका भी क्या रोल होता है? मैम रिपीटेड नंबर्स का मतलब ऐसा होता है कि कुछ नंबर जो 2 या 3 बारी आपकी अंक जी। ज्योतिष के ग्रिड में आ रहे हो, जैसे 99 आ रहा हो, 11 111 999 आ रहा हो, तो वो जो भी नंबर अगर रिपीट होता है तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा। हाँ, जितने बारी वो नंबर रिपीट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। कुछ मिसिंग नंबर्स अच्छे होते हैं कि हाँ, अगर मिसिंग है और उसकी दशा अगर आएगी तो हमारा लक शुरू हो जाएगा। ओके। हाँ जी। तो जैसे आपके पास 7 नहीं है और आपकी 7 साल की दशा आ गई, केतु की 7 की आ गई, तो आपका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा चल जाएगा। आप लकी हो जाएंगे 7 साल के, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो मिसिंग नंबर ऐसे काम करता है और रिपीटेड नंबर्स थोड़ा ख़राब होता है। तो सर जब आप किसी की प्रिडिक्शन करते हैं तो आप क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं? मैम पहले तो हम उसका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, फिर उसको, अब तो हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई तो हम तो 2 मिनट में ये बता देते हैं कि आपका ये मूलांक है, फिर ये भाग्यांक है। बहुत से लोग तो ये भी नहीं बताते कि अगर मूलांक 2 उससे बन रहा है, सपोर्टिंग नंबर से बन रहा है। फॉर एग्जांपल किसी का जन्म 20 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, तो वो सपोर्टिंग नंबर्स भी को भी हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं उसकी। अच्छा। हाँ जी। तो वो नहीं समझाते, तो फिर हम पहले मूलांक, सपोर्टिंग नंबर, भाग्यांक, नामांक को ले लेते हैं, फिर हम नंबर्स को ग्रिड में डाल लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन करना शुरू करते हैं कि कौन से नंबर्स का योग बन रहे हैं, उसके क्या कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर हम प्रिडिक्शन करना शुरू करते हैं। तो सर जैसे अभी आपने कहा था कि आप सिर्फ 1 से 9 तक हम मूलांक या प्लैनेट्स को भी देखते हैं और साथ में जो शेल्डियन मेथड की जो ग्रिड्स हैं, चार्ट है, उसको भी वैदिक में यूज़ करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? मैम शेल्डन चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1 से 8 तक का है। मतलब अच्छा। हाँ, उसमें 9 नंबर को नहीं लेते। शेल्डन के हिसाब से 9 संपूर्ण नंबर है। हम 9 में कुछ भी ऐड करते हैं उसका रिजल्ट वही आता है जो उस नंबर का होगा। अगर हम 9 को हटा भी देंगे तो उसका जो टोटल सिंगल डिजिट आएगा वो सेम आएगा। तो हमें ठीक है। 9 को नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती है। 9 को हम संपूर्ण नंबर मानते हैं। तो हम 1 से 8 को अल्फ़ाबेट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं, वो अलग अलग चल रहा है। 1 का बिल्कुल अलग है, 2 का बिल्कुल अलग है, 3 का कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए का जो है वो AIJQ, सेकेंड का है BRK, सी का है 3 का है CLK, 4 का है DMT। तो ऐसे अलग अलग हमने दे रखा है। अच्छा। मतलब वो सीक्वेंस में नहीं आता। हम इसका यूज़ खाली नेम चेंज में या कोई चीज़ इसमें जिसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं उसमें करते हैं कि हम उसकी वैल्यू लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं उस अल्फ़ाबेट की। तभी आजकल इतना ज़्यादा फेमस हो रखा है कि लोग अपना नाम चेंज कर रहे हैं, अपनी किस्मत बदल रहे हैं। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? मैम नाम चेंज करने से किस्मत तो नहीं बदलती, लेकिन हाँ, आपको एक अच्छा फील गुड फैक्टर आना शुरू हो जाता है कि आपको लगता है कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने नाम चेंज करा है, बहुत से नोन पर्सनैलिटीज़ अपना नाम चेंज करती हैं। हाँ, ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोई मैजिकल फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपकी अच्छी दशा नहीं शुरू होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। ओके। नाम चेंज करने से फ़र्क पड़ेगा नेचुरली, लेकिन वो 100% नहीं पड़ेगा। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी का नाम शुरू से ही उसके अलाइन रखते हैं तो उस बच्चे को पूरा 100% फ़र्क मिलेगा, बिकॉज वो बच्चा उसी वाइब्रेशन से ही मैच करेगा। तो सर एक एक्सपीरियंस न्यूमरोलॉजिस्ट और एक बिगनर में क्या फ़र्क आता है? जब हम बात करते हैं कि लोग वेबिनार्स अटेंड कर लेते हैं, वर्कशॉप है, आजकल तो बहुत कुछ है, इवन बहुत मिनिमम कॉस्ट पे भी मिल जाती हैं, तो सिर्फ वो एक वर्कशॉप वेबिनार अटेंड करके लोग प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या ये सही है? मैम सही तो नहीं है, लेकिन लोगों को समझा भी तो नहीं सकते। जो नॉर्मल वेबिनार्स को अटेंड करते हैं या जो एमेच्योर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो खाली उनको इंटरेस्ट इतना ही रहता है कि मूलांक निकाल दिया और उसकी पर्सनैलिटी बता दी, किसी का भाग्यांक निकाल दिया। वो तो भाग्यांक तक भी नहीं पहुंचते, वो हाँ। मूलांक में ही खुश रहते हैं। अच्छा। हाँ, कि आपका ये मूलांक है, आपकी ये पर्सनैलिटी है, आप ऐसे ही रहोगे। एक व्यक्ति जब पैदा होता है और बुढ़ापे तक एक तरह तो रहता नहीं है। बिल्कुल। उसके जीवन में 10 चीज़ें आती हैं, जब 10 घटनाएं होती हैं, इवेंट्स कितने होते हैं। पहले बच्चा पैदा होता है, फिर उसकी हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है, फिर अपर स्टडीज़ होती है, फिर उसका नेचर टीन्स में जाके बदलता है, फिर वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है या रिलेशनशिप के अंदर जाता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसका काम भी साथ चल रहा होता है, करियर चल रहा होता है, फिर उसके साथ में उसकी हेल्थ चल रही होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। तो एक तरीके से ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो आप खाली मूलांक को पकड़ के प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो? बिल्कुल सही।
तो ये तो एक एमेच्योर जो होते हैं कि हाँ शौक के लिए कुछ कर लिया, 2 घंटे की वेबिनार पकड़ ली और उसके आधार पे प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया। तो आपके सामने भी कोई आया है ऐसा एमेच्योर बिगनर? मैम बहुत आते हैं जो अपने क्लाइंट्स जो होते हैं जो खुद ही मुझे हमें बताते हैं कि सर देखो मेरा जैसे 19 नंबर है तो मेरा मूलांक 1 है, हाँ या जी। 28 नंबर है तो मेरा मूलांक 1 है। तो मैं उनको ये समझाता हूँ चलो 28 नंबर वाले और 19 वालों का फिर फ़र्क क्या होगा दोनों में, दोनों मूलांक 1 हो गए, अब इसका फ़र्क बताओ। फिर वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उसका सपोर्टिंग नंबर जो 19 का है वो 1 और 9 से बन रहा है, दोनों मेल नंबर्स है। आदमी गुस्से वाला होगा, कमांडिंग होगा, एग्रेसिव होगा, सुनेगा ही नहीं किसी की। सूर्य और मंगल है, और जो 28 से है व्यक्ति वो दोनों फीमेल नंबर से बन रहा है, चंद्रमा और शनि से बन रहा है। जी। तो उसके अंदर वो पावर नहीं होगी जो 1 और 19 वाले की होगी। वो होगा, राजा वाली क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन कोमल राजा होगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा, वो अथॉरिटेटिव नहीं होगा इतना। तो खाली मूलांक जानने से कुछ नहीं होता, उसके सपोर्टिंग नंबर्स क्या है, कंपाउंड नंबर्स क्या है, ये सब जानना पड़ता है। तो सर जब हम बात करते हैं नेम नंबर चेंज करने की, नेम चेंज करने की और बहुत सारी चीज़ों की, तो सिर्फ प्रिडिक्शन करना सिखाती है न्यूमरोलॉजी, ये चेंजेस करना सिखाती है, हमारी लाइफ में हमें क्या पाथ चूज़ करना चाहिए ये भी बताती है? वैदिक न्यूमरोलॉजी अपने आप में कंप्लीट साइंस है। हाँ ज़रूर इसकी कुछ लिमिटेशन है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता किसी भी व्यक्ति का, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कंप्लीट साइंस है। अगर आप इसको पूरी तरीके से सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप इस आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में ये काम आएगी। जी। आप किसी के नेचर जान सकते हो, उसके अंदर क्या चल रहा है वो जान सकते हो, आपके पार्टनर्स जो है उसके नेचर जान सकते हो, अपने घर में जितने लोग हैं जिनको आप नहीं समझ पा रहे हो, रिश्तेदारों को, आप उनको जान सकते हो। आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो उसका, अपने करियर में देख सकते हो, मतलब ऊंचाइयां को छूओगे कब डाउनफॉल आएगा, आपके बच्चों की हेल्थ देख सकते हो, बच्चों की एजुकेशन देख सकते हो, अपना ट्रैवल देख सकते हो, यहाँ तक आप वीज़ा तक देख सकते हो इसमें। अच्छा। हाँ जी, कि आपको वीज़ा कब लगेगा। ओके। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं मैम। तो सर इसमें जो फैक्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, नेम करेक्शन हो गया, इसमें और कोई और फैक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं? मैम मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसको हम देखते हैं। अच्छा। योग है, करीब 45-50 तरीके के तो योग होते हैं। अच्छा। राजयोग होता है, अंगारक योग होता है, गजकेसरी योग होता है, इसमें और भी होता है? हाँ जी, और इसमें फ्रॉड योग भी होता है, कैसनोवा योग भी होता है, लग्जरियस लाइफ योग भी होता है, अनगिनत योग हैं। और फिर हम कुछ प्रिडिक्शंस मिसिंग नंबर से भी कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो नेचुरली उस नंबर की क्वालिटी आपके अंदर नहीं होगी। वो क्वालिटी जब भी आएगी जब उसकी दशा आएगी। अच्छा। हाँ, जब वो दशा चली जाएगी तो क्वालिटी भी अपने आप धीरे धीरे निकल जाएगी। ओके। उससे भी कर लेते हैं। फिर हम जो मल्टीपल नंबर्स आपके ग्रिड में हैं हम उससे प्रिडिक्शन करते हैं, क्योंकि वो नंबर अब ख़राब हो चुका है। अगर हम कोई भी एक नंबर को उठा लें और मल्टीपल टाइम्स हैं तो वो नंबर ख़राब हो गया, तो हम उस नंबर की जो ट्रेट्स हैं उसको नेगेटिव ट्रेट्स बताएंगे। तो इस तरीके से अगर हम पूरे ग्रिड को, कॉम्बिनेशन को ढंग से पढ़ के उसको समझाएं, किसी को प्रिडिक्शन करें, तो हम कंप्लीटली उसको समझा सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होगा और वो खुद कैसा है। ओके। इसके सामने फिर आप कोई झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा। तो सर अगर कोई समझना चाहे, कुछ पूछना चाहे, कोई जानना चाहे, तो क्या सिर्फ न्यूमरोलॉजी रटने का विषय है, समझने का विषय है, या इसको किस तरीके से आप इसे समझाएंगे हमें? मैम कोई भी विषय हो, हमें तो हर चीज़ को समझना ही चाहिए, जी। है ना। तो पहले तो फिर शुरुआत उसी चीज़ से करते हैं। हमें तो पहले समझना है नंबर्स को, 1 से 9 तक के नंबर्स को, और वो किससे एसोसिएटेड हैं, कौन से ग्रह से एसोसिएटेड है। और समझने का सही तरीका क्या होता है? आप एक नंबर को पकड़ लो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, अच्छा। और उसके अंदर बिल्कुल डीपली उसको एनालिसिस करना शुरू कर दो। एक नंबर को, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने 1 को पकड़ लिया, अब खाली आप 1 को ही लेकर चलो कि एक सूर्य हैं, पिताजी हैं, गवर्नमेंट है, एल्डर्स हैं, लोग जो पावर में होते हैं वो हैं। मेरे एरिया का राजा कौन होगा? एमएलए। मेरे घर, चलो घर से शुरू करते हैं। हमारे घर का राजा कौन है? मेरे फादर हैं। Exactly. फिर मेरी सोसाइटी का राजा आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट है। फिर मेरे जो एरिया का राजा पार्षद है। फिर उससे वो बड़ा एमएलए है। स्टेशन का राजा एसएचओ है। फिर उससे बड़ा एसीपी है। तो ऐसे करना शुरू करें तो वो समझ जाएगा कि राजा कौन है, मतलब बेसिकली उसका लीडर कौन है, उस एरिया का लीडर कौन है, उसको पूरा समझ लीजिए। फिर दूसरा हफ्ता मून को दीजिए, दूसरे नंबर को दीजिए। अपनी मदर को देखिए, उनकी मदर, आपकी मदर का नेचर कैसा है, सॉफ्ट स्पोकन है ना, इमोशनल है, और लेडीज़ कैसी होती हैं, कोमल होती हैं और इमोशनल होती हैं ना, बहुत जल्दी रो पड़ती हैं। तो ऐसे करके अगर आप एक एक नंबर को टाइम देंगे और चीज़ों के साथ एसोसिएट करेंगे तो आपके लिए बहुत जल्दी आसानी हो जाएगी आपको उस नंबर को पकड़ना। फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप बिल्कुल इसको एकदम से पकड़ लोगे। ओके। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि किसी आदमी को नहीं बताना पड़ेगा उसकी डेट ऑफ बर्थ, आप ही बता दोगे यार ये इतना इमोशनल, इसके पास तो 2 बहुत होंगे, अच्छा। ये इतना एग्रेसिव है, इसके तो मल्टीपल 9 होंगे, यार ये तो बहुत, ये तो किसी की सुनता नहीं है, अपनी चलाता है, इसके पास तो 1 और 9 होगा।
अपने आप ही बता दोगे आप। तो सर अगर कोई बिगनर है बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहता है, आप उसे क्या सलाह देंगे कि न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से सीखे, समझे उसको, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करे अपनी लाइफ में, या कैसे? मैम पहले तो अगेन एक अच्छे गुरु को पकड़िए। दूसरा स्टेप है कि अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो खाली न्यूमरोलॉजी जो है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी की तरफ ही जाइए। अच्छा। चाहे आप किसी से भी सीखें, हम भी सिखाते हैं, लेकिन आप किसी से भी सीखें, लेकिन जाइए वैदिक न्यूमरोलॉजी की तरफ ही। फिर अगेन आप नंबर्स की तरफ जाइए, नंबर्स को सीखिए, और अगर आपने अच्छा गुरु पकड़ लिया और उससे आप सीख रहे हैं तो वो आपको सिखा कर ही मानेगा। जी। तो उसमें तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स का जो टॉपिक्स है, और इतना ज़्यादा लेंदी कोर्स है ये, मतलब इतना डेप्थ है इसके अंदर कि इसको मैं नहीं समझा पाऊंगा। हाँ, ज़रूर इसमें हम एक काम करेंगे, हम इस वीडियो में नीचे कैप्शन में या कमेंट्स में या कहीं पे भी अपने पूरे टॉपिक्स को और सब्जेक्ट्स को पूरे डाल देंगे। तो सर लास्ट में अभी आपने कहा कि हमसे भी सीख सकते हैं, इट मीन्स आप भी सिखाते हैं, तो आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं? सिर्फ प्रेडिक्शन करना, उसको समझना, उसको एनालाइज करना, या फिर अपनी लाइफ में उनके चेंजेस को नोटिस करना भी? मैम एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज है, मैं सब कुछ सिखाता हूँ, और मैं किसी भी स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ता। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2016-17 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे अच्छा। हाँ जी, मेरे हर कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी लिंक भेजता हूँ। जी। मेरा क्या जाना है मैम, मेरे से अगर लोग जुड़े रहेंगे तो इससे मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्ट। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स पुराने भी हैं उन सबके पास मेरी नई क्लासेस का भी लिंक जाता है, तो वो जुड़े रहते हैं। उनकी री टू री उनका मतलब प्रैक्टिस उनकी होती रहती है, नई नई प्रिडिक्शन वो सीखते रहते हैं, नए नए मेथड्स वो सीखते रहते हैं। दूसरा फिर क्या होता है, जब वो खुद काम करने लगते हैं तो मेरा पूरा गाइडेंस रहता है। कितनी बारी वो मेरे को अपने चार्ट्स भेज देते हैं कि सर हम ये नहीं समझ पा रहे, हम कुछ कॉम्बिनेशंस को या योग को नहीं समझ पा रहे, तो मैं उनको 10-15 मिनट में रिवर्ट बैक कर देता हूँ कि आप इसको ऐसे तरीके से किसी अपने क्लाइंट को समझाने की कोशिश करो। तीसरा क्या होता है मैम, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब तक कोई भी इंसान पूरी तरीके से सीखता नहीं है न्यूमरोलॉजी मेरे साथ, तो आई मेक श्योर कि मैं उसको दोबारा अपनी क्लासेस में ज्वाइन कराऊँ। अच्छा। हाँ जी, मैं ऐसे नहीं होता कि आपका एक कोर्स खत्म हो चुका है, अब आपके ऊपर है, आपको मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, अब आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हो। यहाँ पे मेरा काम खत्म नहीं होता कि मेरा नाम भी ख़राब होगा। अगर कोई कहता है कि मेरे से सीखा है, देवश एस्ट्रो वास्तु में सीखा है, और उसको प्रेडिक्शन नहीं आती, तो मेरा ही नाम ख़राब होगा, मेरी कोचिंग का ही नाम ख़राब होगा। तो आई मेक श्योर कि जब तक मुझे विश्वास नहीं होता कि वो सीख चुका है, जब तक मैं उसको बोलता हूँ ज्वाइन करते रहो, नई क्लासेस को ज्वाइन करते रहो और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो। अच्छा। जब तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारी ऑडियंस में जानना चाहता है, न्यूमरोलॉजी को बिल्कुल शुरुआत से समझना चाहता है, और वो थोड़ा सा वीक भी है, डाउट भी बहुत ज़्यादा रखता है, तो आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं? कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे जब भी नया कोर्स आएगा या नया वेबिनार आएगा या नया होगा, उसमें मेरे पुराने स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स होते हैं। अच्छा। और पुराने स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन करते हैं, बिकॉज मेरी आदत है, मैं सबको लिंक भेजता हूँ। ओके। तो वो ऑटोमेटिकली जब वो कॉन्वर्सेशन हो रही होंगी तो नए स्टूडेंट्स समझ जाएंगे कि कुछ लोग कितने पुराने हैं। ओके। तो सर आपसे जुड़े रहने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए। मेरा चैनल है इंस्टाग्राम में, देवश एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से जी। जुड़ सकते हैं। मेरा यूट्यूब में चैनल है देवश एस्ट्रो वास्तु, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। देवश एस्ट्रो वास्तु फेसबुक है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये 3 माध्यम है। ओके। और आपके कोर्स को ज्वाइन करना हो तो? आप अगेन हमको डीएम कर सकते हैं, या थोड़े दिनों में आपको मेरे पेज पे कोर्सेज का अपडेट और लाइव इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। ओके। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और हम भी चाहेंगे, हमारी ऑडियंस भी चाहेगी आपसे ये वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना और अपनी लाइफ को एक अलग ही दिशा देना। तो थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही मिलते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में अगर अभी भी आपके कोई डाउट है, कोई क्लास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप प्लीज़ हमें मैसेज करें, या फिर हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सर की सारी डिटेल्स होंगी, कोर्सेज़ की डिटेल्स भी आपको नीचे मिल जाएंगी, तो आप आके नीचे चेक कर सकते हैं। और साथ में नए वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।